बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। C++ और सी के लेक्चर के सिलसिले में इंशाल्लाह ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में आपने देखा, लेक्चर्स अपने सुने होंगे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह इनपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेटा को C++ में या सी लैंग्वेज में इनपुट किस तरह किया जाता है। तो याद रखें जी, डेटा मस्ट बी लोड। सबसे पहले जब आप डेटा इनपुट करेंगे तो याद रखना, डेटा इनपुट के लिए सबसे पहले डेटा मेन मेमोरी में सेव होता है। अच्छा, यानी कि आपकी जो रैम है उसमें डेटा सेव होगा तो आपका इनपुट हो जाएगा डेटा। ये याद रखें, जब भी आप कोई भी चीज भी, चाहे लैंग्वेज हो चाहे आप कीबोर्ड से कोई भी चीज लिख रहे हो, तो आपके जहन में ये रहना चाहिए कि डेटा सबसे पहले रैम में जाता है, यानी कि मेन मेमोरी में जाता है। तो इसी वजह से डेटा मस्ट बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी बिफोर इट कैन बी मैनिपुलेटेड। तो जब भी मेमोरी में जाएगा डेटा तो इसमें दो स्टेप्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एलोकेट करेगा मेमोरी को, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में जगह बनाएगा, उसके बाद उस मेमोरी में डेटा को रख देगा। ये दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। यानी कि डेटा आया, आपने कीबोर्ड से डेटा इनपुट किया तो कंप्यूटर यानी कि कंपाइलर क्या करेगा, आपकी मेमोरी में जगह बनाएगा, उस जगह में आपका कंप्यूटर डेटा इनपुट कर देगा। ये दो स्टेप्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मेमोरी में जब डेटा एलोकेट होगा तो उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी आपको मैंने बताया है, आगे में शायद इसका जिक्र आएगा। कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जो मेमोरी एलोकेशन के दौरान whose content cannot be changed during execution, जिस एग्जीक्यूशन के दौरान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दौरान उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, वो कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखें नीचे प्रोग्रामिंग में एग्जांपल पे आपको नजर आ रहा है, नीचे कन्वर्जन, ठीक है, नजर आ रहा है, इज इक्वल टू 2.54, तो ये कांस्टेंट है, यानी कि कन्वर्जन की कीमत 2.54 ही रहेगी हमेशा प्रोग्राम में, और उसके डेटा टाइप क्या है, डबल। इसी तरह देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, तो हमेशा 20 ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और ये इंटीजर डेटा है, यानी कि इसमें पॉइंट नहीं है। इसी तरह कैरेक्टर ब्लैंक है, ब्लैंक कैरेक्टर आपको मैंने बताया था, ये भी कैरेक्टर का नाम ही होता है, एक सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, स्पेस है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह पे रेट, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने कांस्टेंट डेटा देना हो, ठीक है, कंप्यूटर में, तो आपने एक रिजर्व वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो डेटा टाइप्स के पहले इस्तेमाल होगा, यानी कि डबल, इंट, कैरेक्टर डबल से पहले, उसका नाम है CONST, कांस्टेंट, ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है। अगर आपने डेटा देना है कांस्टेंट, यानी कि कांस्ट, फिर डेटा टाइप, फिर आइडेंटिफायर का नाम यानी कि वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद ये साइमन ऑपरेटर आगे आ रहा है, साइमन ऑपरेटर मैंने बताया भी है, उसके बाद वैल्यू। दाएं तरफ सीधे आपको हमेशा वैल्यूज रहेंगी, जबकि आपके बाएं तरफ उल्टे साइड पर आपके आइडेंटिफायर्स रहेंगे और उसके डेटा टाइप्स रहेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की मिसाल है अगर आपने सी लैंग्वेज में कांस्टेंट देना हो। अगर वेरिएबल देना हो तो सिंपल सा है, बस डेटा टाइप दे दें और मेमोरी का नाम दे दें, सॉरी वेरिएबल का नाम दे दें, ठीक है। इंटीजर काउंटर, ठीक है, कैरेक्टर CHR, इंट x, y, ठीक है। ये x और कामा y क्या है, x y क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। और ये भी ध्यान में रहे कि अगर आपने एक डेटा टाइप के साथ एक से ज्यादा वेरिएबल्स देने हो तो बीच में कामा लगाएंगे, ये ध्यान में रहे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या आता है बताया भी है, तो वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस हैं जिसकी वैल्यूज प्रोग्राम के दौरान चेंज होती रहती हैं। सिंटैक्स देख लें, डेटा टाइप्स पहले होना चाहिए, डेटा टाइप बताएंगे, आपको बता दिया डेटा टाइप्स पिछले लेक्चरों में, डबल हो सकता है, इंट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, फ्लोट हो सकता है, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स। उसके बाद आइडेंटिफायर का नाम यानी कि वेरिएबल का नाम, फिर अगर एक से ज्यादा देने हो तो कॉमा बीच में लगाएं और फिर आखिर में सेमीकोलन लाजमी लगाएंगे, ठीक है। ये वेरिएबल आपने इस तरह डिक्लेयर करने हैं। अच्छा, जब वेरिएबल में डेटा इनपुट करेंगे तो वो किस तरह होगा, क्यों हम यूज करते हैं पुटिंग डेटा इनटू वेरिएबल, ठीक है। ये देखें आप, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे जी साइमन ऑपरेटर। अगर आपने वेरिएबल में डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल आपके दाएं तरफ नजर आ रहा है, सॉरी बाएं तरफ उल्टी साइड पर, और सीधे आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है या वैल्यूज नजर आएंगी, और ये
असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है जी, तो ये सिंटैक्स है अगर आपने वेरिएबल्स को कोई डाटा इनपुट करना है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स भी यही है कि आमतौर पर सीधे हाथ को, ठीक है, राइट हैंड को एक्सप्रेशन होगी या कोई वैल्यूज होंगी, और जब बाएं तरफ है उल्टी साइड पर यहाँ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है जी, और ये आपको सिंगल इक्वल टू का निशान आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की याद दिलाएगा। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है सी और C++ में। ये देखें एग्जांपल है आपके सामने एक असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखें एग्जांपल है, num1 और num2 दो वेरिएबल्स हैं, सेल भी एक वेरिएबल है, फर्स्ट भी वेरिएबल है और str भी वेरिएबल है, स्ट्रिंग जो है वेरिएबल। ठीक है, अब देखें जी num1 में 4 स्टोर हो गया, num2 में ये एक्सप्रेशन स्टोर हो गई, सेल भी है, सेल आपको बताया डबल है यानी कि फ्लोट वाला है। तो देखें ये एक्सप्रेशन इसमें दोनों पे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और फर्स्ट में ये स्ट्रिंग डाटा यानी कि आपका ये स्टोर हो गया, और str ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, chr सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, जबकि एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर आपने स्टोर करने हो तो स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया है, और वो डबल कोड में होगा, इट इज अ सनी डे। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाना ये था इस एग्जांपल में, सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कि ये इज इक्वल टू, ये जो नजर आ रहा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें राइट साइड पर आपके एक्सप्रेशन नजर आ रही है, जबकि लेफ्ट साइड पर, उल्टी साइड पर आपको वेरिएबल्स के नाम नजर आ रहे हैं। सेविंग एंड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज होती है वो किस तरह सेव होती है, ठीक है, वो आपने देखनी है। तो किस तरह सेव होती है, वो इस तरह सेव होती है कि आपने डेटा टाइप बताएंगे इंट, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम बताना है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू दे देनी है, यानी कि 13 सेव हो गया फर्स्ट में। ठीक है, इसी तरह सेकंड में सेव हो गया 10, इसी तरह ch में सेव हो गया एक सिंगल स्पेस कैरेक्टर, इस तरह x में सेव हो गया 12.6। x क्या है, x वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप क्या है, डबल है। ठीक है ना, या आप इसको फ्लोट भी कर सकते हैं। तो डबल मैंने बताया था, अगर आपने ज्यादा डाटा देना है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आपने डबल यूज कर सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल की। वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्रामों में। एग्जांपल्स आगे करेंगे। ठीक है, अब ये थ्योरी को समझे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इनपुट किस कमांड से आप कमांड यूज करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे जिसकी वजह से आप सी और सी तो नहीं, सी के लिए प्रिंट आपको यूज करना पड़ेगा स्कैनफ। ठीक है, सी में आप स्कैनफ यूज करते हैं, जबकि C++ में सी इन यूज करते हैं इनपुट के लिए। तो याद रखें जी, सी इन इज यूज्ड विद इस ऑपरेटर के साथ। ये उजाला ऑपरेटर नजर आ रहा है, दो ग्रेटर देन के साइन है, ये दोनों साथ मिलाकर आपने लिखने सी इन के साथ। ठीक है, तो सी इन वेरिएबल, फिर दूसरा अगर वेरिएबल देना हो फिर ये ऑपरेटर, फिर वेरिएबल, फिर अगर दो से ज्यादा देना हो तो इसी तरह ये ऑपरेटर यूज करते रहें। तो इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, ये डबल इज इक्वल टू का निशान, वो सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन का निशान है, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक हो गया ना, तो ये एग्जांपल नजर आ रही है सी इन माइल्स। ठीक हो गया ना, तो ये इनपुट हम सी इन के जरिए देंगे। ये भी देख लें आप, सी इन फीड, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल देने हो तो आप लगाते रहें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, इंच वगैरह, और आखिर में सेमीकोलन लाजमी देना है। तो सी इन की मदद से हम डाटा इनपुट करते हैं C++ में। ये एग्जांपल है आपके सामने, देख लें, प्रोग्रामिंग है आपके सामने नजर आ रही है। सीन पर आए जी, सीन पर, बाकी तो देख लेंगे। सीन देखें, सीन ये वाला ऑपरेटर, फिर फीट, फिर इंचेस, और जबकि सी आउट जो है वो आउटपुट के लिए यूज होता है, जैसे आप पहले बताया जा चुका है। तो इनपुट के लिए आप याद रखें जी, सीन यूज करेंगे। ठीक है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि बस आप डेटा टाइप बताएंगे, वेरिएबल का नाम बताएंगे और उसके बाद वैल्यूज दे देंगे, तो ये वेरिएबल साइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनपुट देना हो तो वो सीन की मदद से आप दे सकते हैं। अच्छा जी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये भी बड़ा अहम है, अक्सर पेपर्स में भी आता है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। याद रखें जी, किसी ऑपरेंड के साथ, ऑपरेंड बता दिया, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, उसके साथ अगर प्लस प्लस लिखा हो तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, और अगर माइनस माइनस लिखा हो तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है।
अच्छा, वेरिएबल से पहले अगर प्लस प्लस लगाया गया है तो वो प्री इंक्रीमेंट कहलाता है, और अगर वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगाया गया है तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल से पहले अगर माइनस माइनस लगाया गया है तो प्री डिक्रीमेंट, बाद में लगाया गया है तो पोस्ट डिक्रीमेंट। ये बहुत जबरदस्त ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में और सी में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसकी एक अलग अलग डेफिनेशन है। देखें, अगर आप वेरिएबल से पहले मैं डबल प्लस 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 लगा दूं तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट वेरिएबल बाय 1। ठीक है जी, वेरिएबल में एक कीमत ज्यादा हो जाएगी, एक, ओनली 1, इंक्रीमेंट वेरिएबल बाय 1। ठीक है, चाहे वो प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसी तरह अगर माइनस माइनस लगा दूं तो डिक्रीमेंट वेरिएबल बाय 1, एक वैल्यू कम हो जाएगी। ये देखें, सामने नजर आ रहा है। अगर x की कीमत y है, ठीक है, x में y स्टोर है, तो अगर मैं नीचे लिखता हूं y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो इसका मतलब है कि x की कीमत एक बढ़ गई, 6 हो गया। ठीक है, अगर इस तरह यहां लिखे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, ये क्या डिफरेंस है देख लें। तो अगर x की कीमत 5 है और अगर x के बाद मैंने प्लस प्लस लगाया है तो क्या मतलब है, इन दोनों का एक अलग अलग मतलब है। ये जरा देखें, बल्कि पीछे में आए, ये सॉरी, यहाँ इनका अलग अलग मतलब यह है कि यहाँ दोबारा देख लें कि अगर 5 x में स्टोर है, ठीक है, तो वो अब नीचे आने से पहले आपने जो लगाया हुआ है y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ठीक है, तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा 6, फिर स्टोर होगा x में। के प्लस प्लस वेरिएबल से पहले लगाने का फायदा है। इसी तरह अगर x के बाद मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाता हूं प्लस प्लस, ठीक है, बाद में लगाया है, तो इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू स्टोर है, उसके बाद 1 प्लस प्लस हो गया है, उसके बाद 6 हो गया है। बात समझ आई? ये पहले 1 प्लस प्लस कर लेगा और ये बाद में करेगा, दोनों का मतलब तकरीबन एक ही है, लेकिन ये वेरिएबल जाने से पहले प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब एक प्लस प्लस का मतलब है एक वैल्यू प्लस हो गई, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। इसी तरह एक वैल्यू यहां भी इंक्रीमेंट हुई लेकिन बाद में हुई, x प्लस प्लस का ये मतलब है। तो ये इसको कहलाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर माइनस माइनस हो तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। आउटपुट के लिए सी आउट इस्तेमाल करते हैं जी सी प्लस प्लस में, और जब सी लैंग्वेज हो उसके लिए प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं। तो सिंटैक्स तकरीबन उसी तरह है। देखें, सी आउट है और ये वाला ऑपरेटर है सी इन के लिए आपने लगाया था एक समझ लें कि ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर, दो मिला के इसमें ये वाला ऑपरेटर है, इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, बाद में एक्सप्रेशन लिखते हैं या कोई वैल्यू लिखते हैं या, ठीक है, ये वाला सिंटैक्स है, सिंटैक्स याद रखा करें। ठीक है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और फिर आगे एक्सप्रेशन कोई भी। ये एग्जांपल्स आपके सामने देख लें, सी आउट की कितनी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है। यानी कि सी आउट इस्तेमाल होता है आपके स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है जी, और एंड लाइन, एंड आपको नजर आ रहा है, एंड ई एन डी एल, ये अक्सर यूज करते हैं, ये नई न्यू लाइन के लिए यूज होता है। एंड एल कॉजेज इंसर्शन पॉइंट टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन शुरू करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि यार 29 डिवाइडेड बाई 4 का रिजल्ट आए 7 और जो हेलो देयर है वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो, तो मैं एंड एल लिख दूंगा उसके आगे। ओके, ये ध्यान में रहे। देखिए, हर एक के सामने एंड एल लिखा हुआ है, आपको समझ आ रही होगी मेरा ख्याल है। इसी तरह ये भी एग्जांपल है, देखें सी आउट की। ठीक है, तो ये वाला याद रखें, सी आउट होगा, इंसर्शन ऑपरेटर होगा, बाद में कोई भी आप डबल कोड के अंदर वैल्यू दे सकते हैं, तो ये आउटपुट इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ये क्या चीज होती है जी, बैक स्लैश एन, ये क्या चीज है? ये न्यू लाइन के लिए, जिस तरह एंड एल पीछे आपने देखा, सॉरी पीछे जाएं, ये एंड एल न्यू लाइन के लिए है, इसी तरह बैक स्लैश एन भी आप न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह देखें हेलो देयर, अगर बैक स्लैश एन लिख दो तो ये जो माई नेम इज जेम्स है ये नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा। ठीक हो गया ना? इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ये जो बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी, हर एक का अलग अलग मतलब है। अगर एन लिखता हूं तो न्यू लाइन है, अगर
\t लिखता हूं तो टैब का मतलब देता है, अगर \b लिखता हूं तो बैक स्पेस होगा, r लिखता हूं तो रिटर्न है, डबल बैकस्लैश हो तो बैकस्लैश है, ठीक है। सिंगल कोटेशन देनी हो तो बैकस्लैश कॉमा है, बैकस्लैश डबल कोड है तो वो डबल कोटेशन देनी है। तो अक्सर ज्यादातर तो है \n अक्सर यूज होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, और ये अक्सर आउटपुट स्टेटमेंट के साथ यूज होता है, यानी कि सी आउट के साथ। तो यहां तक ऐसा करते हैं कि ये लेक्चर, तीसरा लेक्चर यहां तक खत्म करते हैं। तो जाने से पहले इंशाल्लाह एक प्रोग्राम जरूर करेंगे हम C++ में। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलिए, प्रोग्राम शुरू करते हैं। फाइल में जो है न्यू पे गए, सोर्स फाइल, ठीक है, आए शुरू करें। इंक्लूड स्पेलिंग सही होना चाहिए, आईओ स्ट्रीम, स्ट्रीम ठीक हो गया। नीचे आए, आपको मैंने बताया है कि ये जरूर यूज करें, इस डेव C++ में अक्सर यूज होता है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक हो गया। इंट मेन, नीचे आए x, अब आए देखें मेन के बाद आपको पता है ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद होती है, ठीक है, यानी कि मेन एक फंक्शन है। अब मैं एक प्रोग्राम करता हूं, 3 वेरिएबल्स इसमें डिक्लेयर करता हूं, a कामा b कामा सम, ठीक हो गया। अब a की कीमत दे देता हूं, देखिए ये सैमन ऑपरेटर 5, b की कीमत देता हूं सैमन ऑपरेटर 10, ठीक हो गया। अब मैं दोनों को जमा करता हूं, ठीक है ना, दोनों को मैं जमा करूंगा, यानी कि a और b को, ठीक है। अब ये गौर से देखें, a और b को मैंने जमा करना है। अच्छा, मैं अगर a और a को जमा करूं, जरा गौर से देखें। अच्छा, मैं एक नई चीज आपके सामने करता हूं, a प्लस a, तो क्या होगा जी, तो a और a में क्या मौजूद है 5, तो 5 जमा 5 10, तो a में 10 आ जाएगा, बात समझ आई, 10 आ जाएगा। इसी तरह b करता हूं, तो b प्लस b, तो b में क्या मौजूद है 10, तो 10 प्लस 10 10 प्लस 10 20, 20 किधर गया b में। अच्छा, ये जो b प्लस b है ना, ये एक्सप्रेशन है जैसे आप पीछे पढ़कर आए हैं, और इज इक्वल टू ये सैमन ऑपरेटर है, और जो लेफ्ट साइड को नजर आ रहे हैं b a b, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। ओके, अब इसका रिजल्ट आ गया। अब हम इनको सम करते हैं, देखिए सम इज इक्वल टू a प्लस b। अब दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी कि a और b में क्या क्या पता है, मतलब a में पड़ा हुआ है क्या मौजूद होगा, यानी कि 5 प्लस 5 10, a में 10 है, जबकि b में आपका मौजूद होगा 20, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूं सी आउट के जरिए, आपको अभी मैंने बताया सी आउट के जरिए हम रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। तो सम इज इक्वल टू, ठीक है, रिटर्न 0 सेमीकोलन, और ठीक हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूं, प्रोग्राम को, फाइल में गए, सेव किया प्रोग्राम को। अब इसको मैं कर देता हूं सम के नाम से सेव पर, ठीक है, सम के नाम से सेव कर दिया, ठीक है, सम, ठीक है, और ये सेव हो गया प्रोग्राम। अब मैं जाऊंगा एग्जीक्यूट और रन, कंपाइल और रन, तो देखें प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है। तो देखें सम इज इक्वल टू 30, लेकिन इसमें इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो अगर मैंने इज इक्वल टू डालना हो तो किस तरह करूंगा, ये देखें आप, ये जो सम नजर आ रहा है इसके साथ इज इक्वल टू लगा दें, ठीक हो गया। 30 प्रिंट होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया a में 10 पड़ा हुआ है और इधर 20 पड़ा है, तो 10 और 20 30। तो एग्जीक्यूट में जाएं, रन एंड कंपाइल करें दोबारा, तो ये देखें 30 आपके सामने आ रहा है। तो प्रोग्राम आपको समझ आई होगी। इसमें देखें वेरिएबल का भी इस्तेमाल है, ठीक है, इसमें ऑपरेटर का भी इस्तेमाल है, इसमें एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल है, ठीक है जी, इसमें सी आउट का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताया सी आउट के लिए ये इंसर्शन ऑपरेटर नहीं,
कि जो ऑपरेटर्स आपके ग्रेटर देन का निशान है ये वाला इस्तेमाल होता है। ओके, और आखिर में रिटर्न 0 है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, लेक्चर समझ आया होगा। कंसेप्ट अपने जरूर क्लियर कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।